हेलो फ्रेंड्स टैक्स ऑडिट का टाइम चल रहा है। टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट्स फाइल हो रही हैं। 30 सितंबर लास्ट डेट है। लेकिन इस बार टैक्स ऑडिट फॉर्म 3CD में हुआ है कुछ बहुत बड़ा अमेंडमेंट। वो अमेंडमेंट है एमएसएमई से रिलेटेड। और अगर आपको याद हो तो पिछले 6-7 महीने से एमएसएमई पेमेंट को लेकर बहुत बवाल हो रहा है। जो नया रूल आया था एमएसएमई पेमेंट का 45 डेज वाला, उसी से रिलेटेड टैक्स ऑडिट में भी चेंज हो चुका है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में उसको कहां रिपोर्ट करना है, किन ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना है, किसको इग्नोर करना है, किस बैलेंस को वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एमएसएमई पेमेंट से रिलेटेड जो चेंज आया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो रूल जो एमएसएमई पेमेंट का है वो है क्या। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा है भाई। देखिए, किसी से आपने कोई माल परचेज करा, किसी ने आपको कोई गुड्स कोई सर्विस सप्लाई करी। अब वहां पर क्वेश्चन आएगा, क्या दोनों पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट है? अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट करना होगा आपको विद इन 15 डेज फ्रॉम रिसिट ऑफ गुड्स और सर्विस। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो एमएसएमई एक्ट कहता है कि विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करना है, जैसे ही आपको गुड्स या सर्विस रिसीव हुई। और अगर कोई एग्रीमेंट है तो फिर कोई भी पीरियड दोनों लोग बैठ के डिसाइड कर सकते हैं, दोनों पार्टीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 महीना डिसाइड कर लीजिए, 4 महीना। यहां भी कह दिया है कि भाई मैक्सिमम 45 डेज। तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो विद इन 15 डेज, और अगर एग्रीमेंट है तो कोई भी पीरियड आप डिसाइड कर सकते हो, बट वो 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मैं समरी बताऊं, एग्रीमेंट है तो विद इन 15 डेज, एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट नहीं है तो विद इन 15 डेज, एग्रीमेंट है तो विद इन 45 डेज। ये आपको पेमेंट करना है उन पार्टीज को जो एमएसएमई में रजिस्टर है। और अगर आप विद इन ड्यू डेट पेमेंट नहीं करते हो तो भाई आपके ऊपर लग जाएगा इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फिर उन सप्लायर को जो एमएसएमई में रजिस्टर है। ये रूल क्यों आया? कि जो छोटे छोटे हमारे बेचारे बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे जो बेचारे माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, उनका पैसा मार्केट में फंसे ना, उनकी कैपिटल उनको मिलती रहे। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका भैया काम धंधा चलता रहे, इसलिए ये रूल आया। तो इसके ऊपर आपको, अगर आपने विद इन ड्यू डेट पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो भी कितना है? 3 टाइम्स बैंक रेट। तो आरबीआई का अभी जो करंट रेट जो मैंने देखा है उनकी वेबसाइट पर, वो है अप्रॉक्स 6.5% 7%। तो अगर आप उनका 3 टाइम निकालोगे ना तो ये हो जाएगा 21%। इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ये मैंडेटरी है भाई, मैंडेटरी है। तो अब देखिए, इसी से रिलेटेड चेंज हुआ है टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट में। अब हमें टैक्स ऑडिट में दो चीजें रिपोर्ट करनी है। क्या क्या चीजें? एक तो भाई, क्या पेमेंट को विद इन ड्यू डेट पे किया है या नहीं किया है, और पे नहीं किया है तो क्या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है कितना अनपेड है, उसकी भी रिपोर्ट करनी है। उसको डिसअलाउ करना है अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले रखा है प्रॉफिट कैलकुलेशन के वक्त। तो दो चीजें हमें रिपोर्ट करनी है अब। एक, वो अमाउंट जो विद इन ड्यू डेट पे नहीं हुए हैं और उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट है जो अनपेड है, वो भी हमें रिपोर्ट करना है। इन दो चीजों का ध्यान रखना है जब हम टैक्स ऑडिट करेंगे। अब इसी में करेंगे हम पूरी चर्चा कि कैसे रिपोर्ट करना है, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर चेक करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड सेक्शन 43BH में एक चेंज हुआ। सेक्शन 43BH कहता क्या है? कुछ ऐसे खर्चे हैं उनको आप करते रहो ड्यू, करते रहो एक्रू, लेकिन वो अलाउ कब होंगे? जब उनका एक्चुअल पेमेंट किया जाएगा। इससे मतलब नहीं है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में वो ड्यू हो जाते हैं। ये वो खर्चे हैं, बोनस, पीएफ, ईएसआई, कोई टैक्स है, एनी अदर लॉ में इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, बैंक वगैरह जो लोन हम लोग लेते हैं, सीसी टर्म लोन, उसका जो इंटरेस्ट है। तो ये वो खर्चे हैं, जब तक आप उसको पे नहीं कर देते हो आपको उसका खर्चा का मतलब जो अलाउ होता है वो अलाउ नहीं होता है। आपको एक्चुअल पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये था पहले सेक्शन। अब इसमें
एक जब एमएसएमई एक्ट में चेंज किया गया तो इस सेक्शन में भी एक नया क्लॉज ऐड किया गया। उसमें ऐड क्या किया गया कि भाई एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर हम अलाउ करेंगे वो सम जो पेबल है किसको, ध्यान से पढ़िएगा, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट। जो भी हमने पढ़ा कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो भैया विद इन 15 डेज पे कर दो, एग्रीमेंट है तो विद इन 45 डेज। अगर पे नहीं करोगे तो हम मानेंगे कि आपने पे नहीं किया है, और क्योंकि ये सेक्शन 43BH में कवर हो रहा है, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर इसको आपको मिलना चाहिए था, अलाउ होना चाहिए था, आपने पे नहीं किया तो अब ये डिस अलाउ हो जाएगा। लिखा लेकिन क्या है, सिर्फ माइक्रो और स्मॉल। तो इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ और सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस, यहां पर मीडियम एंटरप्राइजेस को कवर नहीं किया गया है। तो अगर आपने ऑडिट किया, ऑडिट में आपने बैलेंस शीट में देखा पेबल टू एमएसएमई, बट उसकी जो कैटेगरी थी वो थी मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो फिर उसको आपको रिपोर्ट नहीं करना है, वो रिपोर्ट नहीं होगी। सिर्फ माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस, अगर इनको कुछ पैसा पे करना था, वो ड्यू डेट में पे नहीं किया तो उसको आपको रिपोर्ट करना है। अब इसकी डेफिनेशन हम सबको पता है। देखिए, अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 1 CR है और टर्नओवर है अप टू 5 CR, तो वो होती है माइक्रो एंटरप्राइजेस। 1 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर बट अप टू 10 CR है, और टर्नओवर 5 CR से ऊपर है बट अप टू 50 CR है, वो होती है स्मॉल एंटरप्राइज। और अगर अबव 10 CR है प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 50 CR क्रॉस कर जाता है, फिर वो बन जाते हैं मीडियम। और मीडियम को हमको क्या करना है, इग्नोर कर देना है, हमें बस इससे मतलब है माइक्रो एंड स्मॉल। तो टैक्स ऑडिट में जो हमें रिपोर्ट करना है वो सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ही रिपोर्ट करना है, मीडियम एंटरप्राइजेस को यहां पर कवर नहीं किया है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके अलावा देखिए, यहां पर एमएसएमई एक्ट में पहले ना ट्रेडर कवर नहीं थे। पहले एमएसएमई एक्ट में सिर्फ कौन कवर था, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। ट्रेडर को बाद में ऐड किया गया ताकि इनको भी एमएसएमई का बेनिफिट मिल सके। लेकिन टैक्स ऑडिट के लिए और सेक्शन 43BH के लिए हमें क्या चेक करना है, हमें किस पे ध्यान देना है, ओनली मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर। मीन्स आपने चेक करा बैलेंस शीट को, वहां पर लिखा हुआ था पेमेंट टू एमएसएमई आउटस्टैंडिंग। अब आपने जब उसको और फर्दर चेक करा तो उसमें आपने देखा कुछ ड्यू है, कुछ पेबल है मैन्युफैक्चरर को, कुछ पेबल है सर्विस प्रोवाइडर को, कुछ पेबल है ट्रेडर्स को। तो ट्रेडर्स वाले को आपको इग्नोर कर देना है। अगर कोई सम आपको पे करना है किसी ट्रेडर को, वो आपको रिपोर्ट नहीं करना है, बिकॉज वो कवर नहीं है। सिर्फ वो पैसा, वो आउटस्टैंडिंग जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को ड्यू है, बस वही आपको सेक्शन 43B में रिपोर्ट करना है, वही आपको टैक्स ऑडिट में रिपोर्ट करना है। तो दो चीजें आपको छोड़ देनी है, एक मीडियम एंटरप्राइजेस और ट्रेडर। चीजें क्लियर हो रही हैं, आगे चलते हैं। अब इसको रिपोर्ट कहाँ करना है, तो टैक्स ऑडिट की जो रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म होता है, वो होता है फॉर्म 3CD, ये हमें पता है। उसके क्लॉज 22 में सब क्लॉज 1 एंड 2, तो क्लॉज 1 में हमें इंटरेस्ट जो इनएडमिसिबल है वो रिपोर्ट करना है, और ये नया ऐड हुआ है एनी अदर अमाउंट नॉट अलाउड अंडर क्लॉज H ऑफ सेक्शन 43B। जो एमएसएमई को पे करना था विद इन 15 डेज 45 डेज पे नहीं किया, वो डिसअलाउ हो जाएगा। कहाँ रिपोर्ट करेंगे, फॉर्म 3CD के क्लॉज 22 में। कोई इंटरेस्ट दिख गया अगर आपको, उसको भी डिसअलाउ करिए यहाँ पर। कोई अमाउंट पे नहीं किया ड्यू डेट से पहले, उसको भी यहाँ पर रिपोर्ट करिए क्लॉज 22 में। अच्छा, 43BH के जो बाकी चीजें हैं ना, वो कहाँ पर रिपोर्ट होती हैं, क्लॉज 26 में। सिर्फ ये जो नया क्लॉज ऐड हुआ है एमएसएमई वाला, वो रिपोर्ट होगा क्लॉज 22 में। रेस्ट
जितने भी 43BH के हैं, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा है, अगर मैं आपको पीछे ले चलूँ, ये सारी चीजें, बोनस, पीएफ, ईएसआई, टैक्स, ड्यूटी, सेस, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें कहाँ रिपोर्ट होंगी? क्लॉज 26 में। और सिर्फ एमएसएमई जो इस साल नया ऐड हुआ है वो हम रिपोर्ट करेंगे क्लॉज 22 में। तो एमएसएमई पेमेंट से रिलेटेड दोनों चीजें, एक इंटरेस्ट और जो अमाउंट जो पे नहीं किया है आपने, ये दोनों चीजें क्लॉज 22 में आपको रिपोर्ट करनी है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन है, वो भी मैं दूर कर देता हूं। हमें सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2024 को जो बैलेंस दिख रहा है बैलेंस शीट में, उसको वेरीफाई करना है कि उसमें से कोई ऐसा पेमेंट तो नहीं है जो ड्यू डेट से पहले पे होना चाहिए था और पे नहीं हुआ है। हमें साल भर से मतलब नहीं है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, डिलेड पेमेंट मेड विद इन द फाइनेंशियल ईयर विल नॉट ट्रिगर एनी डिसअलाउंस सिंस बोथ ड्यू डेट एंड पेमेंट डेट आर मेड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में विद इन 45 डेज पेमेंट नहीं भी किया, तब भी वो डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि टैक्स ऑडिट के लिए हमें सिर्फ बैलेंस चेक करना है, एमएसएमई बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024। इस दिन जो बैलेंस है वो हमें चेक करना है कि विद इन ड्यू डेट वो पे हुआ है या नहीं हुआ है, बस दैट इज इट। साल भर में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसको समझते हैं अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से। देखिए, एक ट्रेडर से उसका बैलेंस पेबल था 5 लाख, ठीक है, नेचर एमएसएमई का है स्मॉल, तो ठीक है। अब ये देखिए, एक्रू कब हुआ? 17 जून को। पे कब हुआ? 30 मार्च को। अब आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए। ये 15 डेज से भी ज्यादा है, 45 डेज से भी ज्यादा है, करीब करीब 8-9 महीने के बाद पे किया। लेकिन मुझे बताइए, एज ऑन 31 मार्च को क्या ये बैलेंस शो हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि 17 जून को ये एक्रू हुआ, मतलब ड्यू हुआ, और पेमेंट कर दिया हमने 30 मार्च को। तो 31 मार्च को ये 5 लाख जब बैलेंस शीट में ही नहीं आ रहा है, तो इसको डिसअलाउ अलाउ इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो भैया ये अलाउ हो जाएगा, इसको कहीं रिपोर्ट करने की नीड नहीं है। ऑल्दो देखिए ये ट्रेडर से है, तो ट्रेडर को तो वैसे ही रिपोर्ट नहीं करना है। अभी हमने देखा है कि ट्रेडर को इस डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर का हमें चेक करना है। लेकिन लेट सपोज ये मैन्युफैक्चरर से भी होता, और अगर ये विद इन 45 डेज पे नहीं भी हुआ है, फिर भी ये अलाउ होता। क्यों? क्योंकि एज ऑन 31 मार्च को ये बैलेंस होता ही नहीं, क्योंकि ये तो 30 मार्च को ही पे हो चुका है। तो इसको हमें हाथ भी नहीं लगाना है, हमें सिर्फ देखना है 31 मार्च का बैलेंस। अच्छा, इसको अलग अलग एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि और हमें क्या चेक करना है। देखिए, 31 मार्च को हमने बैलेंस शीट देखी, हमने देखा कि 4 पार्टी से आउटस्टैंडिंग चल रहा है। एक से 5 लाख है, एक से 3 लाख है, एक से 2 लाख है, एक से 4 लाख है। अच्छा, पहला वाला था 5 लाख वाला, ट्रेडर से था, और ये थे स्मॉल। ये कब एक्रू हुआ? ये मार्च को, 28 मार्च को ये एक्रू हुआ है। तो भाई 28 मार्च को एक्रू हुआ है, हम ये मान के चल रहे हैं सबके साथ एग्रीमेंट हो रखा है। तो एग्रीमेंट हो रखा है मींस 45 डेज के अंदर पे करना है। तो भाई ये तो 31 मार्च से 3 दिन पहले ही ड्यू हुआ है, तो 31 मार्च को तो अभी ये ड्यू ही नहीं हुआ है। तो अब हम क्या देखेंगे? अब जिस दिन हम ऑडिट करेंगे उस दिन हम ये देखेंगे क्या ये विद इन 45 डेज पे हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको देखिए कब पे करा है? 30 जून को पे करा है। अब 28 मार्च से 45 डेज निकालिए, तो करीब 28 अप्रैल, एंड यू कैन से कि मतलब इसको पे कर देना चाहिए था मिड ऑफ मई तक, लेकिन ये मई में ना पे करके जून में पे कर रहा है, मतलब ड्यू डेट के बाद। फिर भी ये अलाउ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है ट्रेडर से, और ट्रेडर को हमने बाहर रखा है, तो ट्रेडर को तो इग्नोर करिए। अच्छा सर, ठीक है। अगला है सर्विस प्रोवाइडर, ये कवर है, इस पे ध्यान देना है। अच्छा सर, 3 लाख का बैलेंस है, ठीक है सर। माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो को हमको देखना भी है। ये कब ड्यू हुआ है सर? 25 मार्च को। अच्छा,
31 मार्च को हमने देखा, अभी तो सिर्फ 5 दिन हुए हैं। अब हम ये देखेंगे कि भाई ये पे कब हुआ है। तो 25 मार्च से 45 डेज के अंदर पे हो जाना चाहिए था, बट ये पे कब हुआ है, 3 जुलाई को। तो ये विद इन 45 डेज पे नहीं हुआ है, इसको हम लोग रिपोर्ट करेंगे क्लॉज 22 में, ये हो जाएगा डिसअलाउ। समझ रहे हैं आप? 31 मार्च को तो ड्यू नहीं हुआ था, लेकिन हम ये देखेंगे 31 मार्च के बाद जब भी ये पे हुआ है, विद इन ड्यू डेट हुआ है या नहीं हुआ है। यहां पर देखिए नहीं हुआ है, तो हमने इसको डिसअलाउ कर दिया। अच्छा, अगला है मैन्युफैक्चरर। ठीक है सर, कितना ड्यू था, 2 लाख। नेचर क्या है, मीडियम है, ठीक है। कब ड्यू हुआ है, 30 मार्च को। पे कब हुआ है, 25 को। ड्यू डेट के बहुत बाद पे हुआ है, बट फिर भी ये अलाउ हो जाएगा, इसको हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नेचर क्या है सर, मीडियम। और अभी हमने पढ़ा है मीडियम एंटरप्राइजेस इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर हैं, वो इस में कवर ही नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हमें माइक्रो और स्मॉल को कवर करना है। अच्छा, अगला भी मैन्युफैक्चरर है, बैलेंस 4 लाख है, और नेचर क्या है, स्मॉल है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर भी कवर है, स्मॉल इंटरप्राइजेस कवर है। ड्यू हुआ था 20 मार्च को, पे कर दिया 27 मार्च को, विद इन 45 डेज है, तो ये भी अलाउ हो जाएगा। ठीक हो गया जी। कैसे चेक करना है आपको पता चल गया। 31 मार्च को का बैलेंस हमें देखना है, ठीक है। उस बैलेंस से फिर हमें देखना है कि वो ट्रेडर से है, सर्विस प्रोवाइडर से है, मैन्युफैक्चरर से है। उसके बाद चेक करना है कि वो स्मॉल है, माइक्रो है, मीडियम है। फिर चेक करना है कि विद इन 45 डेज या 15 डेज पे हुआ है या नहीं हुआ है। अकॉर्डिंगली हमें क्लॉज 22 में रिपोर्ट करना है। अच्छा, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। जब भी हम ऑडिट करने जाएंगे, सबसे पहले क्लाइंट से हम लोग पूरी लिस्ट निकलवा लेंगे। लिस्ट निकलवाने के बाद जो भी पार्टी है उनका ईमेल आप ले लो, व्हाट्सएप नंबर ले लो, कॉल कुछ भी है, उसका लेने के बाद फिर आप वहां पर कम्युनिकेट कर सकते हो। एक फॉर एग्जांपल कि अगर कोई रिस्पॉन्स हमें रिसीव नहीं हुआ विद इन 5 डेज, विद इन 7 डेज, विद इन 10 डेज, तो हम ये मानेंगे कि आप नॉन एमएसएमई हो। तो आपने जैसे मेल किया कि भाई विद इन 7 डेज हमें रिप्लाई करिए। अगर पार्टी का रिप्लाई नहीं आया विद इन 7 डेज, तो ये माना जाएगा कि भाई वो जो पार्टी है वो नॉन एमएसएमई है। और अगर रिप्लाई आ गया तो उनसे हम पूछेंगे भाई आप अपना एमएसएमई नंबर हमें बता दीजिए, फिर हम उसको चेक कर लेंगे और इस तरह से हम अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये नया क्लॉज ऐड हुआ है टैक्स ऑडिट में, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई नई चीज आती है तो वहां पर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए था ये वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। मैं सी ए शमशेर ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। मिलता हूं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।